नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। खुशनुमा जिंदगी के लिए अच्छी सेहत का होना बेहद जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन दौड़ती भागती जिंदगी में हम कई बार सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, या फिर यूं कहें कि नहीं रख पाते। मौजूदा वक्त में जब कोरोना संकट जारी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी सेहत ठीक रहे, ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे, हम बीमार ना पड़े। और उसके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, अपने इस चर्चा को कैसे मेंटेन करें, खान पान की चीजों में आप क्या शामिल कर सकते हैं, किन चीजों से आप दूर रह सकते हैं, अपने इस खास प्रोग्राम में जानने की हम कोशिश करेंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर रविकांत ठाकुर, डॉक्टर स्वरूप पटेल, डॉक्टर अनुश्री चतुर्वेदी और डॉक्टर अजय कुमार। हम चारों से चर्चा करेंगे और जी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपनी दिनचर्या को किस तरह से वो स्वस्थ बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर स्वरूप पटेल जी से। MBBS MS ऑर्थो, डायरेक्टर स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला और मुख्य सवाल यही है आपसे, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है बैक पेन के बारे में जानना, क्योंकि लोग कभी कभी इसको बहुत लापरवाही के साथ भी ले लेते हैं, बहुत कॉमनली भी ले लेते हैं कि इससे शायद ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन इसका सबसे मुख्य और आम कारण क्या होता है, क्योंकि आजकल बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा है। और आम कारण अगर देखा जाए तो मोर देन 50% जो बैक पेन होते हैं वो मैकेनिकल होते हैं। मांसपेशियों की इम्बैलेंस, ऑस्टियोपोरोसिस या किसी प्रकार के चोट या किसी तनाव या स्प्रेन की वजह से होते हैं। और बहुत कम परसेंटेज है, तकरीबन लेस देन 10%, जो कि किसी पैथोलॉजी के कारण हो रहे हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क या टिका या कोई न्यूरोजेनिक पेन, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इस तरीके से। बिल्कुल, बैक पेन का ये मुख्य और आम कारण होता है। और आजकल जो हमारी दिनचर्या हो गई है उसके हिसाब से भी बैक पेन लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर अजय कुमार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट, न्यूरो सर्जरी उनके एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, न्यूरो सर्जरी और मनोरोग के बीच आखिर क्या अंतर होता है? कई लोगों को इसके बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं पता होता। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। पेशेंट्स को पहले ये जानना जरूरी है कि एक न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक का डिफरेंस क्या होता है। ये तीनों ब्रेन के रिलेटेड और डॉक्टर्स ही हैं, लेकिन इनका आवश्यकता सबको नहीं पड़ता। अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग डॉक्टर देखते हैं। जैसे साइकियाट्री में वो ज्यादातर सोच के होने वाले बीमारियां हैं, और उसमें लगभग पेशेंट का हाथ पैर बाकी सब चीजें सही रहता है। फिजिकली पेशेंट विल बी ऑल राइट, नॉर्मल रहता है पेशेंट फिजिकली। जब न्यूरोलॉजी वाला हो गया तो पेशेंट यूजुअली उनका न्यूरोलॉजी में मेनिंजाइटिस हो गया, एन्केफेलाइटिस हो गया, या फिर सीवियर हेडेक हो गया, पेशेंट को घबराने आने लगे, या फिर पार्किंसन हो गया, मायोपैथी हो गया। ये सब न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो दवाई से ट्रीट करने वाले डॉक्टर होते हैं, और मैं डॉक्टर अजय हूँ, न्यूरोसर्जरी। हम न्यूरोसर्जन दिमाग का और रीढ़ की हड्डी का और स्पाइनल कॉर्ड का इलाज करते हैं। हम यहाँ पे पेशेंट को ऑपरेशन करके पेशेंट को फायदा दिलाने में हमारा काम रहता है। ये तीन चीज आपको पेशेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे और इधर उधर बढ़ते रहेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट टाइम जो है पेशेंट का वो लॉस हो जाएगा। इसके लिए ये समझना जरूरी है। बिल्कुल, ये डिफरेंस जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर स्वरूप से हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। बैक पेन पर एक बार हम फिर लौटते हैं। इसके कारणों को पता लगाने के लिए सबसे अच्छा स्कैन कौन सा है डॉक्टर स्वरूप? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बैक पेन के अनेक कारण हो सकते हैं, और उन अनेक कारणों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक जांचें होती हैं। पर अगर हम एक सामान्य भाषा में बात करें या हम एक सिंगल टेस्ट के बारे में बात करें जिससे सबसे ज्यादा लाभ या जानकारी हमें मिल सकती है, तो आज के युग में 3 टेस्ला MRI एक सिंगल अटेम्प्ट है, या एक बहुत ही अच्छी जांच है, जिससे रीढ़ के हड्डी में होने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं को हम लोग एक सिंगल स्कैन से जान सकते हैं। हालांकि एक्सरे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और किसी को चोट लगती है
तो उसमें एक्सरे का सबसे ज्यादा रोल हो जाता है। और इसी प्रकार से अलग अलग बीमारियों के अलग अलग हैं, जैसे सिटी स्कैन किसी में जरूरी है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से हो रहा है तो उसमें डेक्सा स्कैन काफी जरूरी है। पर अगर कुल मिलाकर देखें तो एमआरआई एक सिंगल टेस्ट है जिसमें सबसे अधिक जानकारी हमें एक सिंगल अटेम्प्ट में प्राप्त हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है डॉक्टर अजय। आपने हमें न्यूरोसर्जरी और मनोरोग के बीच फर्क बताया, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एक जो न्यूरोसर्जन होता है उसका बेसिकली क्या काम होता है, वो क्या करता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट इमरजेंसी जो है वो चोट का है। पेशेंट एक्सीडेंट के वजह से या फिर फॉल के वजह से या फिर असॉल्ट के वजह से, मारपीट की वजह से अगर सिर में चोट लग गया, पेशेंट 2 मिनट से ज्यादा बेहोश है तो तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए और सर्जन से मिलना चाहिए। हमारा रोल मेनली ट्रॉमा रिलेटेड से रहता है। ट्रॉमा हो तो सकता है कि ब्रेन का ट्रॉमा हो या फिर स्पाइन का ट्रॉमा हो। उसके अलावा हम ट्यूमर्स, हेमोरेजेस, उसके बाद हमारा पार्किंसनिज्म में हम स्टीरोटैक्सी, ये सब कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ट्रॉमा रिलेटेड, ट्यूमर रिलेटेड और हेमोरेजेस, एनेरिज्म्स ऐसे बीमारियों को ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर स्वरूप, आपसे मेरा सवाल ये है कि आज की जो लाइफस्टाइल है उस कारण बैक पेन की समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो भी आप बताएं कि बैक पेन का आखिर बचाव कैसे किया जा सकता है। कोई मरीज अगर है या फिर किसी को बैक पेन की शिकायत है तो उससे बचाव कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, और इसका उपचार इतना सरल है कि पहली बार में आदमी को यकीन ही नहीं होता और आदमी उसे इग्नोर कर देता है। आज की लाइफस्टाइल के वजह से जो बैक पेन हो रहे हैं, जिनको हम लोग मस्कुलर या नॉन न्यूरोजेनिक पेन कहते हैं, वो हमारे मसल के इम्बैलेंस, मांसपेशियों में अनुचित इम्बैलेंस होने के कारण ये तनाव आ जाते हैं और उसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ द बैक पेन्स होते हैं। ऑफिस में लॉन्ग ड्यूरेशन सिटिंग, इस तरीके के कार्य, बहुत बाइक चलाना, इस तरीके के कार्यों से जो पेन जनरेट होते हैं, इस तरीके के बैक पेन या ऑस्टियोपोरोसिस, इनको दूर करने का एक सिंपल सरल तरीका है डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इस पे आप सभी लोगों को एक्सेस है, सब लोग जानते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जिसको आप दिन में 15-20 मिनट अगर कर लें तो आपके मसल टोन रहते हैं और इस तरीके के जो मस्कुलर बैक पेन या जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। और खाने पीने में भी हमें काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है, एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग और फैटी फूड्स, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इस परिवेश में बहुत ही मुश्किल हो चुका है, पर जितना हो सके उतना अवॉइड करने की आवश्यकता है। डॉक्टर स्वरूप, अगर किसी को बैक पेन है तो क्या उसको आप ये सजेस्ट करेंगे कि वो एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखे? डिपेंड करता है कि बैक पेन किस प्रकार का है, क्योंकि इस तरीके से एक बात कह देनी कि वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखे तो हो सकती है उसकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ भी जाए। अनटिल अनलेस कि हम उसके प्रॉब्लम को नहीं जानते हैं तो इस तरीके के स्टेटमेंट तो मैं नहीं दे पाऊंगा। पर अगर उनके डॉक्टर ने सलाह दी है कि उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, तो कुछ लोगों में देखा गया कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं हम ठीक हो गए और एक्सरसाइज छूट जाती है। तो गुजारिश है कि एक्सरसाइज को छोड़े ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरीके से एक एक्सरसाइज को भी दिनचर्या में जोड़ लें और यकीन मानिए 90% ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड आउट देयर। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आजकल क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है और ऐसे में कई बार ये देखने को मिलता है कि डॉक्टरी सलाह लोग कम लेते हैं, लेकिन अगर कोई मरीज है तो उसको न्यूरोसर्जन से परामर्श कब लेना चाहिए, कब वो टाइम आ जाता है कि जब आपको एक न्यूरोसर्जन के पास जाकर सजेशंस लेने ही चाहिए, वो टाइम आप बताएं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं फिर से एक बार ट्रॉमा को एम्फसाइज करना चाहूंगा इसमें जी, कि जब भी पेशेंट को चोट लगता है तो पेशेंट, अगर आपको लगता है कि पेशेंट बेहोश हो गया है 1 मिनट से ज्यादा या 2 मिनट से ज्यादा, या फिर पेशेंट को उल्टी हो रहा है या फिर कान से, मुंह से या नाक से ब्लीडिंग होने लगा है, या फिर पेशेंट को बेहोश दौरे भी पड़ रहे हैं इन सब के साथ, तो तुरंत पेशेंट को टाइम वेस्ट किए बिना विदिन 1 आवर, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं,
तुरंत उस 1 आवर में अगर आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं तो इससे आप पेशेंट को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर पेशेंट को ये रोड पे पड़ा है और आप इन सब चीजों को देख रहे हैं, आप तुरंत उसका हेल्प करिए, इससे उसका जान बच सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, हमारा जितने भी रोड एक्सीडेंट और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 40% इंजरी हो जाता है जी। एंड जो जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 40 to 60% ऑफ द पेशेंट्स हेड इंजरी की वजह से मरते हैं। और बहुत बार इतना लेट हो जाता है कि हॉस्पिटल आने के बाद भी हम कुछ कर नहीं पाते। सो जब भी चोट लगा पेशेंट को बेहोश हो गया, मैं जो भी सिम्टम्स बताया हो गया, तो जरूर न्यूरोसर्जन को मिलना चाहिए। अगर पेशेंट को सडनली सीवियर हेडेक हो रहा है और सडनली बेहोश हो गया या फिर एक किस्सा काम करना छोड़ दिया जी, तो न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए। इस टाइम में पेशेंट का दिमाग का नस फट सकता है, इसके वजह से अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अगर आपको कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं तो आप खुद से कोई ट्रीटमेंट ना लें, आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास पहुंचे, उनसे सजेशन लें। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वरूप और डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश जारी है। अपनी चर्चा को आइए हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक बार फिर खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुश्री चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हीमेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रविकांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर अनुश्री चतुर्वेदी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आखिर कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? कैंसर को मेनली दो तरीके से देखना चाहिए, या तो सॉलिड कैंसर्स और लिक्विड कैंसर्स। सॉलिड कैंसर्स के मतलब जैसे हमारे मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर, महिला के बच्चेदानी का कैंसर या पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर। और लिक्विड कैंसर में हम देखते हैं ल्यूकेमिया, माइलोमा, CML डिजीज, इस तरीके से। इनके मेनली लक्षण अगर हम देखें मुंह के कैंसर का, ऐसा कोई छाला जो ठीक नहीं हो रहा, दांत गिर रहा है या कहीं पे कोई सूजन है, गले में कोई गांठ है, पेट के अंदर खाना निगलने में कोई तकलीफ हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है, पेट का फूलना, महिलाओं के अंदर स्तन के अंदर कोई गांठ का होना या कोई रिसाव का होना, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का होना, कहीं पे भी कोई गांठ या इस तरीके का कोई अलग चीज हटके दिख रहा है। और लिक्विड कैंसर्स के अंदर बिना बात के ब्लीडिंग कंटिन्यू रह रही है, किसी को बुखार है जो लंबा बुखार जो टूट नहीं रहा है, या फिर ऐसा कुछ भी जी कि बारी बारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ रहा है, अचानक से काफी वजन कम कर हो चुका है। तो इस तरीके का कोई भी सिम्टम जो भी परसिस्टेंट है, ऐसा कोई दिख रहा है, तो उसका वो हो सकता है कि वो लक्षण कैंसर का हो। बिल्कुल, कैंसर से जुड़ी हुई आपसे आगे हम और चर्चा अपनी जारी रखेंगे। डॉक्टर रविकांत ठाकुर जी, आपसे मेरा सवाल है कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आपको गैस्ट्रो से जुड़ी हुई कौन सी आम बीमारियां देखने को मिलती है जिससे 2-4 होना पड़ता है मरीजों को लगातार? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी बेसिकली जो लीवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बीमारियां हैं उन्हीं से डील करती हैं। तो जैसे लीवर में जॉन्डिस हो सकता है, पेशेंट को लीवर में सूजन हो सकता है, लीवर सिरोसिस होता है। जैसे फिर पैनक्रियाज हो गया तो पैनक्रियाज में एक्यूट क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियाज के कैंसर हो सकते हैं। जो पित्त की नली होती है, पित्त की नली में अगर रुकावट हो जाए तो उससे जॉन्डिस हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग फिर बाईपास करके उसको ठीक करते हैं। इसके अलावा मुंह से लेके मल द्वार तक जितना भी हमारा जो आंत है उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि खून की उल्टी होना, गैस बनना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, जैसे कि गले में जलन, खाने में दिक्कत हो रहा हो, डिस्पीजिया हो रहा हो, या फिर लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा हो, बार बार लैट्रिन हो रहा हो। तो ये सब सारी सिम्टम्स जो है ये हम लोग डील करते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाले। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अनुश्री, बहुत ज़रूरी है कि कैंसर सही समय पर डायग्नोस हो जाए, क्योंकि लोग काफ़ी डरते भी हैं, कई स्टेजेस इसकी होती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल है कि आखिर कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाता है? क्या अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसी हिसाब से इसका जो डायग्नोसिस सिस्टम होता है या फिर जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है? आपने बिल्कुल सही कहा
कि सही डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो अगर मरीज हमारे पास में आता है तो पहला तो हम क्लिनिकली पेशेंट को देखते हैं कि कहाँ गांठ है, कैसी दिक्कत है, उस हिसाब से हम उसका फिर आगे का चेकअप करते हैं। उसमें ब्लड टेस्ट उसके अकॉर्डिंगली कि कौन सा ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, ट्यूमर मार्कर हमारे पास होते हैं। उसके बाद होता है रेडियोलॉजिकल भी आज हमारे पास में सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट सीटी जो बहुत जरूरी है एक कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, वो हमारे पास उपलब्ध है जिससे हम सही डायग्नोसिस बना पाते हैं। और अगर वो ब्लड कैंसर का बीमारी है तो बहुत अति आवश्यक है कि उसका बोन मैरो की जांच हो। बोन मैरो जांच हमारा हड्डी जहाँ से पूरा ब्लड का फैक्ट्री है, हम वहीं से खून निकालते हैं, वहीं से सैंपल लेते हैं। और ये सब के बाद में क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कैंसर के क्षेत्र में, तो हम आज जेनेटिक टेस्टिंग, टारगेटेड टेस्टिंग और इस तरीके से डिपेंडिंग कि कैसा सिम्टम है, क्या बीमारी है, उस हिसाब से हम आगे के फर्दर जो टेस्ट होते हैं जेनेटिक टेस्ट वो भी भेजा करते हैं ताकि एक सही डायग्नोसिस बन सके और वही एक सही इलाज का शुरुआत कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर रविकांत, आपसे मेरा अगला सवाल होगा वो ये कि हालांकि गैस्ट्रो पहले एक छोटी सी बीमारी हो सकती है इससे संबंधित, लेकिन ये एक बड़ी तकलीफ में भी तब्दील हो सकती है, तो इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज क्या होता है? बेसिकली जो सबसे कॉमन बीमारियां हम लोग देखते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में वो सब लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो जैसे 3 एस्पेक्ट होता है, जैसे कि डाइटरी फैक्टर्स हो गए, एक लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया और स्ट्रेस लेवल हो गया। तो अगर मान लीजिए पेशेंट बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहा है, ओवरवेट है, वेट गेन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, तो उससे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर उन सब चीजों को अवॉइड किया जाए तो उससे भी बहुत सारे फायदा होता है। एक्सरसाइज, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे जो पाचन प्रक्रिया है वो स्मूथ रहती है। लीवर की प्रॉब्लम जैसे फैटी लीवर है वो सब में फायदा होता है। साथ में डाइट और एक्सरसाइज से आप वेट लॉस करते हैं, उससे भी बहुत सारी बीमारियां जैसे कि लीवर की, कोलोन की, पैनक्रियाज की जो बीमारियां होती है वो भी बहुत सारे कम होते हैं। स्ट्रेस जो होता है, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी है, घबराहट है, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ये टाइम से सोते नहीं है, तो उससे भी बेसिकली गट का मोटिलिटी अल्टर होता है और उससे फिर गैस की दिक्कतें या फिर बहुत ज्यादा पेट में दर्द, उल्टियां, ये सब बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है। प्लस जैसे लोग अल्कोहल स्मोकिंग बहुत करते हैं तो उससे लीवर की बीमारियां, पेट में अल्सर की बीमारियां, ये सब भी कॉमनली होता है। तो अल्कोहल भी अवॉइड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कि बीमारियों को बचाया जाता है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं सभी बीमारियों का अगर बचाव है तो अपनी लाइफस्टाइल को अगर थोड़ा चेंज करें तो उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर अनुश्री, आपसे मेरा सवाल इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला क्योंकि लोगों को डर होता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, अगर कैंसर हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक हो गया तो वापस आ सकता है। कई तरह की ऐसी मिथ्या हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? ये एक मिथ्या ही है, इसको मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर कैंसर का आप सही टाइम पे पता लगाएं, उसका सही तरीके से इलाज हो, अगर वो अर्ली स्टेज में बन जाता है तो ये क्योरेबल बीमारी है। तो इसलिए हम कहते हैं टाइम इज क्योर। जितना जल्दी हमें पता चलेगा, जितना सही इलाज होगा, उतना ही उसका पूरी तरीके से ठीक होने की संभावना है। पर इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसे हम स्टेज 4 बीमारी कहते हैं, वो एक लाइलाज बीमारी नहीं है, उसका सही रूप से इलाज पॉसिबल है। और उसमें अब इतना स्टडीज हो चुका है, इतना हम आगे बढ़ चुके हैं कि हम स्टेज 4 बीमारी को भी इलाज सही करें तो मरीज का जीवन अच्छा निकलने की संभावना है और वापस आने की संभावना होती है। इसी के लिए जब भी अगर आपका इलाज पूरा हो जाता है तो आपको फॉलो अप पे बुलाया जाता है। तो वो एक उतना ही जरूरी काम है कि अगर आपका ट्रीटमेंट हो गया है तो अगर आपको 3 महीने से 4 महीने से जैसे भी जाया जा रहा है उस हिसाब से आना चाहिए, ताकि अगर बीमारी वापस आती है हम उसे जल्दी पकड़े और उसका सही इलाज कर पाए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर स्वरूप एक बार फिर जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वरूप, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इनोवेटिव, क्या नया अपेक्स हॉस्पिटल करने जा रहा है जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा? जी, ये सेवा हम लोग ने शुरुआत कर रखी है जी। हम लोग ओआर्म बेस्ड नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के लिए जी। ये सिस्टम जैसे हम किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं सीटी स्कैन कराने के लिए, तो ये सीटी स्कैन मशीन जो पेशेंट थिएटर के अंदर है जी। तो हम लोग उसी वक्त सीटी स्कैन लेते हैं कंप्यूटर की मदद से। उसकी उस वक्त इसके फायदे क्या है कि इससे हमारी सटीकता तकरीबन 99% बढ़ जाती है जी।
जो एक ह्यूमन एरर हो सकता है उसको भी अब तकनीक के मदद से हम लोग उसे भी दूर कर पाते हैं। और सर्जरी में जिन भी पेशेंट्स को इस तरीके की सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उस तरीके की सर्जरीज, या किसी को ब्रेन ट्यूमर है, इस तरीके की सर्जरीज में हम बेस्ट से बेस्ट लोगों को ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम लोग अपने शहर में लोगों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे वाकई जो मरीज हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनको वाकई इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वरूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनुश्री आपका भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविकांत हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ इतनी जरूरी जानकारी साझा करने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।